Students, welcome back in the second lecture of our biology first chapter, that is genetic basis of inheritance. So कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है इसका, एक हम उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं. आइए देखते हैं. सो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने इनिशियली देखा था कि पेरेंट्स उनके या फिर पेरेंट्स जो होते हैं उनका अपीयरेंस और जो उनके ऑफस्प्रिंग या फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनका अपीयरेंस सेम होता है. उसके लिए हमने एग्जाम्पल्स देखे थे. देन हेरिडिटी, वेरिएशन, इन सब के डेफिनेशंस देखे थे. सो हेरिडिटी में क्या था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. हेरिडिटी में क्या आता है, जो कैरेक्टर्स हमें पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं या फिर जो जनरेशन वाइज फर्दर ट्रांसमिट हो रहे, दे ऑल आर हेरिडिटी. और वेरिएशन में क्या होता है कि हमारे साथ जो सिमिलैरिटी आती है, सिमिलैरिटी को छोड़कर कुछ हमें चेंजेस आते हैं जो हमारे दोनों पेरेंट्स में नहीं होते, उसी को बोलते हैं वेरिएशन. एंड वेरिएशन ही हमें यूनिक बनाता है. देन हमने देखा था जेनेटिक्स. देन ग्रेगर जॉन मेंडल, द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इनके बारे में हमने देखा था. उन्होंने कुछ इपोच मेकिंग जो वर्क किया था उसको मेंडलिज्म कहा जाता है. और उनके जो लॉज है, द लॉज आर नोन एज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. देन एक और बात देखी थी हमने, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फैक्टर. मेंडल ने जब उनके एक्सपेरिमेंट्स किए थे तब उनके पास कोई भी वर्ड नहीं था टू से अबाउट द डीएनए या फिर जो जेनेटिक मटेरियल हम आज बोलते हैं जीन्स को. सो जीन्स के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, फैक्टर. एंड आफ्टर जब काफ़ी रिवोल्यूशन हुआ, काफ़ी टेक्नोलॉजीज आई, देन हमें बहुत कुछ पता चला. उस टाइम पता चला कि वो जिस फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे, दे फैक्टर वॉज जीन्स. देन हमने ये भी देखा था कि जब तक मेंडल लाइफ थे तब तक उन्हें उनके इस वर्क के ऊपर कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिला था. एंड देन जब 1900 में ये 3 साइंटिस्ट आए, उन तीनों साइंटिस्ट ने जब खोज की रिगार्डिंग द सेम जो मेंडल कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि मेंडल ने ऑलरेडी जो काम कर चुके हैं वो कितना ग्रेट था. एंड देन पूरे वर्ल्ड में इस बात की पॉपुलैरिटी हो गई. देन ह्यूगो डी वेरिस वॉज द मेन, जिन्होंने फर्स्ट मेंडल का जो रिसर्च वर्क था उसे पब्लिश किया. एंड देन उसके बाद पूरी दुनिया को मेंडल के वर्क के बारे में पता चला. देन मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखा था हमने, मतलब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया था. सो इनिशियली मेंडल के जो क्वेश्चंस थे वो ये थे कि हमें हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिलते हैं, सिमिलैरिटी क्यों होती है पेरेंट्स के कैरेक्टर्स के साथ, एज वेल एज डिफरेंसेस क्यों होते हैं. और हमने कुछ देखा था कि जो ट्रेड्स या फिर जो कैरेक्टर है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमें कैसे आते हैं. सो ये सब क्वेश्चंस थे बिफोर इनिशिएशन ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. उसके बाद में हमने ये देखा था कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर छुपे हुए हैं हमारे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में. देन मेंडल ने यूज किया था गार्डन पी, दैट इज पाइसम सटाइवम. और ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने सेलेक्ट किए थे फॉर द स्टडी. नाउ अभी जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिफोर गोइंग दैट हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए. कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट है. सो उसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे जो आपके एचएससी के टेक्स्ट बुक में है वो सब हम 1 by 1 डिटेल में देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज कैरेक्टर. अभी कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर जैसे हम हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं वर्ड कैरेक्टर, इसका मतलब हम कुछ बोलते हैं कि यार इसका कैरेक्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है या फिर वो कैरेक्टर से काफ़ी अच्छा है. कैरेक्टर्स मीन क्या होता है, इट मीन्स फीचर. कोई ऑर्गेनिज्म का फीचर कैसा है, दैट इज कैरेक्टर. अभी इस वाले एक्सपेरिमेंट में कैरेक्टर का मतलब है जो हम यूज़ करने वाले हैं स्टडी करने के लिए, जैसे कि हाइट है, कलर है, ये सब जो चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, जो हम जान सकते हैं, दे ऑल आर कैरेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द स्टेम. देन नेक्स्ट इज ट्रेट. अभी ट्रेट का क्या मतलब होता है, ट्रेट वो कैरेक्टर है जो ट्रांसमिट होने वाले हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. ओके, सो द ट्रेट, these are the characters which are going to be transmit from one generation to the next generation. Then factor. अभी factor जो है, so factors are the particle which are responsible for inheritance and expression. Okay, factor is the particle which is responsible for inheritance and expression. ठीक है, अभी ये factor word जो था ये यूज़ किया था मेंडल ने. और इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ऐसी चीज़ या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस या ऐसा पार्टिकल जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट या फिर इनहेरिटेंस के लिए, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड करने के लिए, या फिर जो चीज़ एक्चुअल में नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है
सो दैट इज द फैक्टर. नाउ फैक्टर ये एक पार्टिकल होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है और जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए एज वेल एज द एक्सप्रेशन. ठीक है, उस कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो. और आज जब हमें सब कुछ पता है जेनेटिक्स के बारे में तो हम इसे आज बोलते हैं दैट इज जेनेटिक मटेरियल. देन नेक्स्ट इज जीन. अभी जीन क्या है ये तो सभी को पता है. जीन क्या होता है? जीन इट इज द फैक्टर या फिर इट इज द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए. अभी जीन जो वर्ड है GENE, जीन, ये वो वाला जीन नहीं है जो चिराग को घिस के उसमें से बाहर निकल रहा है. ओके, सो जीन, ये जीन कौन सा है? ये जीन वो है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के डीएनए में प्रेजेंट होता है. और यही वो जीन है जो ये जीन की तरह ही काम करता है. जो होता है ना, जो हमने मांगा और वो दे दिया, जो चिराग वाला जीन होता है, सेम उसी तरह से ये जीन होता है. ये जीन, जिस कैरेक्टर का जीन अगली पीढ़ी में जाने वाला या अगली जनरेशन में जाने वाला है, वो वहां पे वैसे कैरेक्टर शो करेगा. सो जीन, अब जीन ये जो वर्ड है इसे कॉइन किया है जॉन सेन. जॉन सेन कॉइन द टर्म जीन. ओके, द साइंटिस्ट नेम इज जॉन सेन. ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. ऐसे कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं माइन्यूट, जिसके ऊपर जनरली ध्यान नहीं जाता, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है आपके थ्योरी एग्जाम में या फिर आपके फाइनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में. सो इसी के ऊपर अच्छे से आपको ध्यान देना है. देन नेक्स्ट इज एलील्स. ओके, एलील और एलिलोमॉर्फ. अभी ये एलील क्या होता है, यहां तक तो समझ में आ गया. नाउ एलील क्या होता है? इट इज टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. कोई एक ही जीन है बट उसके टू या मोर अल्टरनेटिव फॉर्म है, उसको कहेंगे हम एलील्स और एलिलोमॉर्फ. देन डोमिनेंट. अभी यहाँ पे दो वर्ड है डोमिनेंट एंड रेसेसिव जो आपको बार बार थ्रू आउट द चैप्टर आने वाले हैं. सो इसको अच्छे से याद रखो. अभी देखो, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट, इसका मराठी में एक मतलब होता है वर्चस्व, यानी जो काफी जिसको काफी रुतबा है, जो काफी स्ट्रेंथफुल है, पावरफुल है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट. इसका अपोजिट आता है रेसेसिव, जो ये जिसके पास ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज रेसेसिव. नाउ डोमिनेंट ये एक एलील होता है जो एक्सप्रेस होता है आने वाले जनरेशन में, एंड इसके अपोजिट जो एक्सप्रेस नहीं होने वाला वो होता है रेसेसिव. ठीक है. नाउ द टू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में आपको रिपीटेटिवली आने वाले हैं, इसे अच्छे से मेमोराइज कर लो. ओके, डोमिनेंट एंड रेसेसिव. सो डोमिनेंट, डोमिनेंट डी फॉर डोमिनेंट, जिसका मतलब होता है काफी पावरफुल, और जो डोमिनेंट होता है एलील वही एक्सप्रेस होता है आने वाली जनरेशन में. और जो कैरेक्टर या जो एलील रेसेसिव होता है वो एक्सप्रेस नहीं होता, ये वीक होता है. ओके, डोमिनेंट इट मीन्स पावरफुल, रेसेसिव विच इज नॉट पावरफुल. ठीक है, डोमिनेंट जो एक्सप्रेस होने वाला है, रेसेसिव जो एक्सप्रेस नहीं होने वाला है. ओके, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, अभी डेफिनेशन तो आपको पता चल गया. अभी डोमिनेंट और रेसेसिव. अभी फॉर एग्जांपल हम कोई एक कैरेक्टर ले लेते हैं, लेट्स टेक हाइट. ठीक है, हाइट के बारे में अगर कहा जाए तो जो टॉल है दैट इज डोमिनेंट, और जो रेसेसिव है वो होता है डॉर्फ. टॉल के अपोजिट डॉर्फ. टॉल मीन्स हाइटेड, डॉर्फ मीन्स लेस हाइट. सो ये क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है. एग्जैक्टली कॉन्ट्रास्ट. अगर कोई काफी हाइटेड है और एक उसका अपोजिट होता है कि उसको हाइट ही नहीं, दैट इज डॉर्फ. एक ही कैरेक्टर है हाइट, और उसके लिए दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है टॉल एंड शॉर्ट, या फिर उसको हम यहाँ पे बोलेंगे डॉर्फ. ठीक है, अभी इन दोनों में अगर हमें देखना है कि डोमिनेंट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है, सो डोमिनेंट विच इज मोर पावरफुल, द हाइट विच इज मोर दैट इज टॉल. सो टॉल विल ऑलवेज डोमिनेट. जो टॉल है वो हमेशा डोमिनेंट रहेगा, जो डॉर्फ है वो हमेशा रेसेसिव रहेगा, इसके एग्जैक्ट अपोजिट. ठीक है. देन नेक्स्ट फिनोटाइप. नाउ व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप का मतलब होता है जो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो हम देख रहे हैं फिजिकली, दैट इज आवर फिनोटाइप. अब फिनोटाइप में आ सकता है आपकी हाइट है, कलर है, ये सब है फिनोटाइप. ओके, फिनोटाइप जो हम देख सकते हैं दैट इज फिनोटाइप. फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस. देन नेक्स्ट इज जीनोटाइप. जीनोटाइप जो हम डायरेक्टली तो नहीं देख सकते, बट इट इज समथिंग
जो हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, ठीक है। अभी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अभी हमने देखा कि टॉल एंड ओके, अभी हमने देखा था टॉल एंड डॉर्फ, ठीक है, टॉल एंड इसी का रेसेसिव होता है डॉर्फ। ओके, अभी टॉल एंड डॉर्फ ये दोनों भी हाइट के कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं। अभी हमने देखा था कि इसमें से जो टॉल है ये होता है हमारा डोमिनेंट और जो डॉर्फ है ये होता है हमारा रेसेसिव। अभी जब बात आती है जीनोटाइप की, ठीक है, अभी जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो भी हमारा जीन्स में प्रेजेंट है वो वाला पार्ट। अभी हम जहाँ पे अब यहाँ हम पूरे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट या फिर पूरे थ्रू आउट दिस चैप्टर हमें अलग अलग जीन्स लेने हैं कोई एक कैरेक्टर को शो करने के लिए। अभी यहाँ पे कैरेक्टर है हमारा हाइट और हाइट में दो अपोजिट कैरेक्टर्स है टॉल एंड डॉर्फ। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें जीनोटाइप शो करना है। अभी जीनोटाइप हमेशा डोमिनेंट के साइड से होता है, ठीक है। अभी जीनोटाइप जैसे टॉल है सो हमने टॉल का टी ले लिया विच इज कैपिटल टी, इसका मतलब होता है टॉल। अभी हमें अगर डॉर्फ को शो करना है तो हम उसको डी या स्मॉल डी नहीं कहेंगे, इसे हम टी ही कहेंगे बट इट विल बी आवर स्मॉल टी। ओके, ये होता है हमारे जीनोटाइप में, ठीक है। जीनोटाइप में हम हमेशा उसी इनिशियल को कैरी करेंगे जो हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर का है, ठीक है। जैसे कि हाइट में है टॉल, टॉल हमेशा डोमिनेंट होता है, सो जीनोटाइप में टॉल के लिए आएगा कैपिटल टी एंड उसी के रेसेसिव में आएगा डॉर्फ के लिए स्मॉल टी। यहाँ पे हम डी नहीं यूज करेंगे, टी को ही यूज करेंगे बट इन स्मॉल लेटर्स। अभी जैसे कि आपको पता है हमारे क्रोमोसोम जो कि डबल डबल होते हैं, सो इसलिए हम यहाँ पे शो करते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी। ये डिपेंड करता है हम कौन सा स्पेसिस ले रहे हैं उस पर, ठीक है। सो ये होता है हमारा जीनोटाइप। देन नेक्स्ट एक टर्म है होमोजाइगस। ओके, होमो, जहां पर भी होमो ये मीनिंग ये वर्ड आता है, ओके, होमो। सो होमो का मीनिंग एक ही होता है, होमो इट मीन्स सेम, सेम एज इट इज, दैट इज होमो। सो होमोजाइगस इसका मतलब होता है प्योर और सिमिलर एलिल्स, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में एलिल्स सिमिलर है या सेम है, या हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म प्योर है, सो उसको कहेंगे होमोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी में टॉल के लिए या फिर किसी में हाइट के लिए जो ट्रेट आने वाला है वो कैपिटल टी है, ओके, सेम है दोनों भी कैपिटल टी, इसका मतलब क्या होता है, दैट द ऑर्गेनिज्म इज प्योर फॉर दैट कैरेक्टर और विच इज प्योर फॉर दैट ट्रेट। सो हाइट के लिए कैपिटल टी है, इसका मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉल ही होगा एंड उसके पास जीनोटाइप होगा कैपिटल टी। जीनोटाइप में दोनों भी टी सेम है, दोनों भी ट्रेट सेम है, इसको कहेंगे होमोजाइगस। ओके, देन हेटेरोजाइगस, अभी इसी के अपोजिट आता है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में क्या होने वाला है, जो एलिल्स है एलिल्स दोनों भी डिफरेंट हो गए। ओके, अभी जैसे कैपिटल टी है और यहाँ पे दो स्मॉल टी है। अभी कैपिटल टी था हमारा होमोजाइगस या फिर प्योर फॉर दैट ट्रेट, क्योंकि उसमें दोनों भी क्या थे, सेम थे, कैपिटल टी। बट अगर वो कोई हाइब्रिड है देन वहां पे क्या हो सकता है, एक होता है कैपिटल टी, एक होता है स्मॉल टी। सो केस लाइक दिस, अगर किसी में ये दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म हाइट के लिए प्योर है क्या? नो, द ऑर्गेनिज्म इज नॉट प्योर, क्योंकि उसमें मिलावट है कुछ तो भी। देखो अगर दोनों कैपिटल टी होते तो वो प्योर था, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिक्सिंग है, सो दैट्स वाई द ऑर्गेनिज्म इज नॉट प्योर एंड दैट्स वाई उसी को क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस, दैट मीन्स डिसिमिलर एलील्स, डिसिमिलर। समझ में आया यहाँ तक? ओके, देन प्योर लाइन। अभी देखो हमने यहाँ पर ही देखा प्योर, प्योर का मतलब क्या होता है, सेम। अगर दोनों भी जीन सेम है, कैपिटल टी है, इसका मतलब वो प्योर है। सो प्योर लाइन का क्या मतलब होता है,
होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर वन और मोर ट्रेट। अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ट्रेट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई भी एक कैरेक्टर, ठीक है, कोई भी एक कैरेक्टर दैट इज ट्रेट, ठीक है, कोई भी एक कैरेक्टर, उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रेट। नाउ प्योर लाइन का क्या मतलब है फिर यहाँ पे, प्योर लाइन इट मीन्स होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल होमोजाइगस है फॉर व्हाट, वन और मोर ट्रेट, कोई एक या फिर एक से अधिक ट्रेट के लिए अगर वो इंडिविजुअल होमोजाइगस है देन दैट इज द प्योर लाइन। अभी आते हैं हाइब्रिड की तरफ। अभी हाइब्रिड ये वर्ड आपने काफी सुना होगा अपने डेली लाइफ में, ठीक है, स्पेशली कुछ लोग होते हैं हमारे फैमिली में, ये जो जेरियाट्रिक है या फिर जो बूढ़े हैं या फिर हमारे पापा है, मम्मी है, अगर ये लोग कहीं मार्केट में जाते हैं, स्पेशली सब्जी मार्केट में, सो अगर टोमेटो लेने तो क्या बोलते हैं, गौरान टोमेटो आना, सो गौरान, और उसका एक अपोजिट होता है हाइब्रिड, उसको उसके लिए कुछ अलग अलग प्रोनाउंसिएशन यूज होते हैं अपने पास। हाइब्रिड एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग ऐसी है HYBRID, हाइब्रिड, बट इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में, हमारे हिंदी और मराठी में क्या बना दिया, हाइब्रिड, हाइब्रिड। सो इसका क्या मतलब होता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स जो आर्टिफिशियली कुछ ना कुछ किया है, दैट इज हाइब्रिड। सो हाइब्रिड ये वर्ड कब यूज होता है, जब कहीं ना कहीं कुछ आर्टिफिशियली किया है हमने, दैट इज हाइब्रिड। सो हाइब्रिड क्या होता है, इट इज द हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस फ्रॉम प्योर पेरेंट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है। सो हाइब्रिड का मतलब क्या है, ये हेटेरोजाइगस होने वाले हैं, इट विल बी हेटेरोजाइगस ऑलवेज, ओके। हाइब्रिड में क्या होता है, ये हेटेरोजाइगस होते हैं। अभी वापस आते हैं हम उसी एग्जांपल पे, ठीक है, टी एंड स्मॉल टी। अभी ये दोनों क्या है, ट्रेट है, ये है हाइट का ट्रेट और ये उसका जीनोटाइप, ओके। अगर प्योर लाइन है, सो प्योर लाइन होगा ये वाला पार्ट, अगर दोनों कैपिटल टी है। अभी हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड के अंदर हम दो प्योर पेरेंट्स का क्रॉस करके जो हमें मिलने वाला है, दैट इज आवर हाइब्रिड। सो हाइब्रिड इट इज द हेटेरोजाइगस, हाइब्रिड हमेशा हेटेरोजाइगस होता है, और हेटेरोजाइगस में हमने क्या देखा था कि ये डिसिमिलर एलील होते। सो हाइब्रिड में भी क्या होते हैं, डिसिमिलर एलील, जिसका जीनोटाइप ऐसा होता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। मतलब ये प्योर है क्या, नहीं, बट जो पेरेंट्स इनके क्रिएशन के लिए यूज हुआ था वो पेरेंट प्योर थे, ठीक है। सो हाइब्रिड का मीनिंग समझ में आया अच्छे से आपको। हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है, जिसमें एलील्स डिफरेंट होते हैं या फिर जो हेटेरोजाइगस होते हैं, जो प्योर पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं। अब प्योर पेरेंट्स कौन है, प्योर पेरेंट्स जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब होता है कि हो सकता है दोनों पेरेंट्स में से कोई एक डॉर्फ था, एक टॉल था। अगर कोई और कैरेक्टर कंसिडर कर लिया तो हो सकता है कलर का, सीड के शेप का, ठीक है। सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, जो अपोजिट वाले हैं, गोरा काला, बोना ऊंचा, और कौन से आते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यस, गुड लुकिंग बैड लुकिंग, या फिर ब्यूटीफुल अगली, इस टाइप के कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। सो जो भी हम पेरेंट्स यूज करने वाले हैं हाइब्रिड के प्रोडक्शन में, वो उनमें ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या फिर जो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है वो होने ही वाले हैं। दैट्स वाई वहाँ हाइब्रिड को प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद में है मोनो हाइब्रिड। अभी मोनो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मोनो, मोनो इट मीन्स वन, मोनो का मीनिंग क्या होता है, वन। सो मोनो हाइब्रिड, इसका मतलब होता है ये भी हेटेरोजाइगस है बट सिर्फ एक ही ट्रेट के लिए है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड, मोनो मीन्स वन, सो किसी एक कैरेक्टर के लिए अगर हाइब्रिड प्रोड्यूस किया है सो दैट इज मोनोहाइब्रिड, ओके। और मोनोहाइब्रिड के डेफिनेशन में क्या लिखना है बच्चों, हेटेरोजाइगस। जहां पर भी हाइब्रिड आता है, हाइब्रिड मीन्स क्या होता है, ये होता है हेटेरोजाइगस, ठीक है। हाइब्रिड हमेशा क्या होने वाला है, हेटेरोजाइगस। सो मोनो हाइब्रिड ये भी होगा हेटेरोजाइगस, मोनो इट मीन्स वन, सो हेटेरोजाइगस बट फॉर हाउ मेनी ट्रेट, कितने ट्रेट के लिए, सिर्फ वन ट्रेट के लिए। अगर कोई हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है सिर्फ हाइट के लिए, सो वो हो गया मोनो हाइब्रिड,
ओके, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या, ये हाइब्रिड ही है, इसका मतलब है कि वो हेट्रोजाइगस ही है, बट उनमें सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। ओके, ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है F1 जनरेशन। F1 ये कोई ओप्पो का वर्जन है क्या? नो। सो व्हाट इज F1? सो F इस वर्ड का मीनिंग होता है फिलियल। ओके, F का क्या मीनिंग होता है? फिलियल। F इसका मतलब होता है फिलियल। फिलियल। अब इस फिलियल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऑफस्प्रिंग। ओके, फिलियल का क्या मतलब होता है? ऑफस्प्रिंग। अभी ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब होता है? ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड जनरेशन, द जनरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब आपको क्या मान के चलना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से जो भी जनरेशन आने वाला है या फिर जो भी बेबी इन्फेंट आने वाला है, न्यू जनरेशन आने वाली है, उसको कहते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, एंड ऑफस्प्रिंग जिसको एक और वर्ड है दैट इज फिलियल। ओके, फिलियल। और इन लैटिन वर्ड फिलिन, इस वर्ड का मीनिंग होता है सन। फिलिन ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सन। ठीक है, सन माने बेटा, सन माने बेटा। सो F1 जनरेशन, अभी F1 जनरेशन में F ही क्यों यूज किया? सो F का मतलब होता है फिलियल, फिलियल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होने वाले हैं, दैट इज ऑफस्प्रिंग। एंड फिलियल, अभी फिलियल कहाँ से आया? सो फिलियल आया है हमारे लैटिन टर्म से जो है फिलिन। फिलिन का क्या मतलब होता है? फिलिन का मतलब होता है सन, सन का मतलब होता है बेटा। सो इन सभी को मिला के फाइनली हमें ये पता चला है कि F1 या फिर इसका मतलब क्या होता है? बेटे वाली जनरेशन या फिर जो जनरेशन चल रही है वो वाली जनरेशन, दैट इज F1 जनरेशन। सो F1 जनरेशन में क्या आता है? द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ क्रॉस। फर्स्ट क्रॉस से जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होने वाली है, ओके, प्रोजेनी मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, पीढ़ी। सो F1 जनरेशन में क्या है? द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ क्रॉस। एक ही क्रॉस में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन जो फर्स्ट क्रॉस में प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज F1। F1 के बाद जो आने वाली है दैट विल बी आवर F2 जनरेशन। अभी एक बात याद रखना है आपको कि F1 जनरेशन जो है, ये F1 जनरेशन हमें कैसे मिल रही है? जो हम फर्स्ट क्रॉस कर रहे हैं वहां से मिल रहा है F1। बट सेल्फिंग का मतलब होता है जो नेचुरली पॉलिनेशन होने के बाद जो फ्रूट प्रोड्यूस होने वाला है दैट इज द सेल्फिंग। ओके, सो F1 जनरेशन में क्या है? प्रोजेनी प्रोड्यूस फ्रॉम अ क्रॉस। जो हम फर्स्ट क्रॉस करने वाले हैं आर्टिफिशियली, वहां से जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट टाइम वो है हमारा F1 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या होता है? जो हमारा F1 जनरेशन है वो नेचुरली अपना पॉलिनेशन करके जो प्रोड्यूस कर रहा है, सो उसको कहते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, अब ये दोनों बात अच्छे से याद कर लो। ठीक है, F1 जनरेशन में क्या हो रहा है? F1 जनरेशन जो हम खुद आर्टिफिशियली क्रॉस करके जो जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज आवर F1 जनरेशन। एंड F2 जनरेशन क्या है? F1 जनरेशन का जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है या फिर वो जो अपने आप प्रोड्यूस कर रहा है F1 जनरेशन, सो वो है हमारा F2 जनरेशन। देन उसके बाद है पुनेट स्क्वायर।
पुनेट स्क्वायर और चेकर बॉक्स या फिर चेकर बोर्ड। अभी ये क्या है, ये एक टेबल फॉर्मेट होता है जो हम अभी फर्दर इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। नाउ द रीजन हमें ये टेबल फॉर्मेट की नीड क्यों है, ये टेबल फॉर्मेट नीडेड है हमारे लिए टू गेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ क्रॉस। मतलब अगर हम कोई क्रॉस करने वाले हैं या फिर हम कोई क्रॉस कर रहे हैं, सो उस क्रॉस में से हमें आउटपुट क्या मिल सकता है। नाउ आउटपुट, ठीक है, आउटपुट का मतलब क्या है, जो हमारी जनरेशन मिलने वाली है हमें, फिर वो हो सकता है वो F1 है या फिर F2 है, एनीथिंग, ठीक है। सो इसकी जो पॉसिबिलिटी निकालना है हमें, उस पॉसिबिलिटी को काउंट करने के लिए एक सिस्टमैटिक वे है हमारे पास जिसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड। सो द पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रॉस इज प्रेजेंटेड इन दिस टेबल। इस टेबल में जो पॉसिबिलिटीज है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द एक्चुअल वर्क। अभी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या थी, ठीक है। अभी ये तो हमने अभी तक सुना कि मेंडल भाई साहब जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया है, ठीक है, किया है भैया, किया है हार्डवर्क, काफ़ी किया है। अभी उन्होंने सबसे पहले तो सिलेक्शन किया था, काफ़ी इंटेलिजेंट माइंड रख के कि उन्होंने चूज किए थे मटर को, मटर पाइसम सटाइवम दैट इज गार्डन पी। अभी उन्होंने मटर ही क्यों चूज किया था, इसके हमने काफ़ी सारे रीजन देखे। ओके, अभी हम एक्चुअल उन्होंने प्रोसीजर क्या थी उसको देखते हैं। So the first step, selection of parents and obtaining pure line। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड इनिशियल स्टेप है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अभी पेरेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और पेरेंट्स उन्हें कैसे चाहिए, प्योर लाइन में चाहिए। प्योर लाइन का क्या मतलब होता है कि वो किसी एक ट्रेट के लिए एटलीस्ट 3 जनरेशन के लिए प्योर ब्रीडिंग है, ठीक है, एटलीस्ट 3 जनरेशन उनकी प्योर है उस ट्रेट के लिए, दैट इज प्योर लाइन, ठीक है। नाउ इंश्योर दैट सेलेक्टेड मेल एंड फीमेल प्लांट आर ब्रीडिंग ट्रू फॉर द सेलेक्टेड ट्रेट और ट्रेट्स बाय सेल्फिंग देम फॉर 3 जनरेशन, ठीक है। 3 जनरेशन के लिए उस सेलेक्टेड प्लांट को सेल्फिंग किया गया। सेल्फिंग मीन्स उनका नेचुरल पॉलिनेशन हुआ है फॉर 3 जनरेशन, ठीक है। और वहां से जो लाइन ऑब्टेन हो रही है दैट इज आवर प्योर लाइन। Okay, so it was the first step of Mendel's experiment. Step 1, selection of parents and obtaining the pure line. सबसे पहले हमें चाहिए parents. So that's why step 1 will be selection of parents and then obtaining the pure line. Parents select करने के बाद ये sufficient नहीं है, हमें parents भी कैसे चाहिए, we want parents in pure line. So उसको pure line बनाया by selfing that parent. पेरेंट्स की सेल्फिंग की फॉर 3 जनरेशन, फॉर 3 जनरेशन, इसको याद रखो, ठीक है। सेल्फिंग कितने जनरेशन के लिए की है, 3 जनरेशन, ओके। सेल्फिंग फॉर द 3 जनरेशन, दैट इज प्योर लाइन। जो भी हमें प्योर लाइन मिलने वाली है वो कितने जनरेशन के बाद मिलने वाली है, आफ्टर द सेल्फिंग ऑफ 3 जनरेशन, कंटिन्यूअसली 3 टाइम सेल्फिंग होने के बाद हमें प्योर लाइन मिलने वाली है। सो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप। अभी चलते हैं आगे। अभी है स्टेप नंबर 2 दैट इज आर्टिफिशियल क्रॉस ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स टू गेट F1 जनरेशन। अभी देखो फर्स्ट लाइन में हमने क्या सेलेक्ट किया था, पेरेंट सेलेक्ट किए, पेरेंट भी कैसे थे, हमारे प्योर ब्रीडिंग वाले थे। अभी उसके बाद हमारी जो स्टेप नंबर 2 है ये क्या है, हमारी आर्टिफिशियल क्रॉस ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स। वहाँ है हमें फर्स्ट हमने जो आर्टिफिशियल क्रॉसिंग जो करने वाले हैं हम, सो उसमें से जो आउटपुट मिलेगा उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन, ओके, F1 जनरेशन। सो F1 जनरेशन के लिए ही हमने स्टेप नंबर 2 किया है, जिसमें क्या किया, हमने आर्टिफिशियल क्रॉस किया है, मतलब अपने हाथों से हमने क्रॉस किया है। ये नेचुरल था क्या, नहीं था। सो दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल क्रॉस ये स्टेप में मेंशन होना काफी इंपॉर्टेंट है। सो स्टेप नंबर 2, आर्टिफिशियल क्रॉस ऑफ पेरेंट्स टू गेट F1 जनरेशन। अभी देखो स्टेप नंबर 2 में भी क्या किया था, पहले किया था इमैस्कुलेशन ऑफ फीमेल प्लांट। अभी ये एक वर्ड है इमैस्कुलेशन,
व्हाट इज इमैस्कुलेशन? अभी देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिबिस्कस का फ्लावर। ओके, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं, बट वी विल ट्राई। सो ये है हिबिस्कस के फ्लावर के बीच वाला पार्ट। यहाँ पे नीचे है ओवरी, इसमें है एग्स, ठीक है, और ये होता है स्टिग्मा। अभी जो ये हमारा स्टिग्मा है, ये कौन सा पार्ट होता है? ये होता है फीमेल। इट इज द फीमेल पार्ट, स्टिग्मा। उसके नीचे जो होते हैं ये होते हैं हमारे एंथर। एंथर, अभी एंथर क्या होता है? यस, इसके अपोजिट, इट इज द मेल पार्ट। अभी एक कॉमन सेंस लगाना है। इमैस्कुलेशन किया है, इमैस्कुलेशन ऑफ किसका? फीमेल प्लांट। अभी हमने जो भी प्लांट सेलेक्ट किए हैं एज अ फीमेल पेरेंट, ठीक है, उसका क्या करना है हमें? इमैस्कुलेशन। अभी इमैस्कुलेशन में क्या है देखो, फिर इमैस्कुलेशन मीन्स हमें सिर्फ फीमेल पार्ट चाहिए। अभी फीमेल पार्ट कौन सा है? स्टिग्मा है एंड ओवरी है। ये एंथर है क्या फीमेल पार्ट? नो, इट्स नॉट, ये फीमेल पार्ट नहीं है। सो हमें क्या करना है? अगर किसी फ्लावर को सिर्फ फीमेल फ्लावर रखना है तो उसका इमैस्कुलेशन करना जरूरी है। इमैस्कुलेशन में क्या होता है? हमें मेल पार्ट यानी एंथर को या फिर पोलन ग्रेन्स को कट करना है। इस स्टेप में फर्स्ट क्या किया हमने? जो हमारे पी थे या फिर जो मटर के फ्लावर्स थे, मटर के फ्लावर का किया गया था इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या था? कि उसका जो मेल कैरेक्टर है दैट इज एंथर, उसको कट आउट कर दिया, ठीक है। अब इस एंथर को कट आउट करने के बाद जो भी हमारा फ्लावर बचता है वो क्या होता है? इट इज कंप्लीटली फीमेल फ्लावर। उसमें एंथर है क्या? नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ फीमेल फ्लावर एंड इस प्रोसीजर को कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर और रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम अ फ्लावर। किसी फ्लावर में से अगर उसका मेल पार्ट निकाल रहे हैं विच इज एंथर, जो होता है एंथर, अगर एंथर को कट कर दिया देन उस फ्लावर को क्या कहेंगे हम? सिर्फ वो फीमेल फ्लावर रहता है क्योंकि उसमें एंथर या फिर जो भी मेल पार्ट था वो हमने कट कर दिया, अभी बचा सिर्फ फीमेल पार्ट। और इस प्रोसीजर को बोलते हैं इमैस्कुलेशन, ठीक है। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन इट मीन्स removal of male part from a flower. Now pollen of a male flower dusted on the female flower. अभी देखो, अभी हमने बना दिया एक फ्लावर को completely फीमेल। अभी फीमेल बना लिया, अब हमें चाहिए नेक्स्ट जनरेशन। वो आने वाला है कि वहां से कुछ आउटपुट सिर्फ अगर फीमेल है तो नो, वहां पे हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है, ठीक है। वहां पे क्या चाहिए हमें? मेल एंड फीमेल। अगर मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं देन ही हमें कोई ना कोई जनरेशन या फिर कुछ आउटपुट मिलेगा। अभी फ्लावर तो था फीमेल, अभी हमें चाहिए भैया मेल, ठीक है। अभी मेल कहाँ से आने वाला है? हमने उसके खुद के तो एंथर कट कर दिया, अभी हमें एंथर कहाँ से लाने हैं? जो प्लांट हमने सेलेक्ट किया है एज अ मेल, ठीक है, जिस प्लांट को हमने मेल पेरेंट बोल के सेलेक्ट किया है उस प्लांट से हमें एंथर लाना है और इस फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पर डस्ट करना है। ओके, इस प्रोसीजर में क्या होता है? हमने ये फीमेल प्लांट ले लिया, अब जो हमारा मेल था उसके पोलन ग्रेन्स को डस्ट किया इस फीमेल फ्लावर पे, और वहां से जो भी अब ऑब्टेन होने वाला है वो है हमारी F1 जनरेशन, ठीक है। अभी हमारी जो स्टेप नंबर 2 थी इस एक्सपेरिमेंट की वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या था? आर्टिफिशियल क्रॉस किया था हमने। आर्टिफिशियल क्रॉस में फर्स्ट स्टेप था इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है? एक फीमेल पेरेंट मिल जाता है। अब इस फीमेल पेरेंट को नीड होता है कोई मेल पेरेंट का। अभी मेल पेरेंट क्या है? जो हम खुद सेलेक्ट कर रहे हैं वो है एक मेल पेरेंट। उस सेलेक्टेड मेल पेरेंट से हमें क्या चाहिए? पोलन चाहिए, और इस पोलन को हमें डस्ट करना है स्टिग्मा पर। कौन से स्टिग्मा पर? हमने जिसे फीमेल पेरेंट सेलेक्ट किया है या फिर जिसे हमें इमैस्कुलेशन किया है
वहाँ पर, और वहाँ से हमें जो आउटपुट मिलने वाला है दैट इज आवर F1 जनरेशन। ठीक है, वो हमें क्या मिल रहा है, हमारा F1 जनरेशन। आई होप कि यहाँ तक हर एक पॉइंट आपका क्लियर है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी देखो स्टेप 3 है सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है। ओके, सो स्टेप 3 में क्या हो रहा है, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। अभी जो F1 जनरेशन हो गया है हमारा रेडी। ठीक है, F1 जनरेशन में से हमें जो कुछ भी सीड मिलने वाले हैं, अभी सीड कौन से मिलने वाले हैं, यहाँ पे हमें मिलने वाला है हमारा मटर भैया। मटर माने पी, वटाना, ऐसे ही होता है ना। यस, अभी देखो हमारा F1 जनरेशन आ गया है। अभी स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, हमें F1 जनरेशन की सेल्फिंग करना है, मतलब उसे नेचुरली ग्रो होने देना है। सो F1 जनरेशन में से जो भी हमें सीड, मटर, वटाना, पी, व्हाटएवर जो कुछ भी मिला था, अभी हमें इसको क्या करना है, सेल्फिंग करने के लिए सीधा जाना है और उसको सॉ कर देना है, उसको मिट्टी में बो दो, और वहां से हमें जो नेक्स्ट मिलने वाले हैं वो है हमारे F2। ये जो मेरी सुंदर सी ड्राइंग है इसको थोड़ा समझ लो। ठीक है, अभी स्टेप नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, हम सेल्फिंग कर रहे हैं हमारे सेल्फिंग कर रहे हैं हम हमारे F1 जनरेशन की। अभी F1 जनरेशन कैसी थी हमारी, F1 जनरेशन हमें कहाँ से मिली थी, जो हमने आर्टिफिशियल क्रॉस किया था वहां से। अभी हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, F1 के बाद क्या आता है, F2। सो उसके लिए हम ये स्टेप कर रहे हैं, जो भी हमारा F1 जनरेशन आता है उसको नेचुरली हमें सेल्फिंग होने देना है। एंड सिंपल यही एक छोटी सी स्टेप है हमारे स्टेप नंबर 3 में, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फिंग हो रही है F1 हाइब्रिड की, और फिर वहां से हमें जो मिलने वाला है वो होता है हमारा F2 हाइब्रिड। और इसके लिए क्या किया था मेंडल ने, F1 जनरेशन में एक सेल्फ पॉलिनेशन अलाउ किया था। ठीक है, F1 जनरेशन कंप्लीटली बन गई है खेतों में। अब आप इमेजिन करो कि एक बड़ा सा खेत है, वहाँ पे काफ़ी सारे मटर के पौधे हैं, और वहाँ पे वो है हमारी F1 जनरेशन। और उसमें हमने क्या क्या है कि हमने हाथों से ना इमेस्कुलेशन किया है, ना कुछ कट किया है, ना कुछ डस्ट किया है। बस हमारा जो F1 जनरेशन था उसको बस एज इट इज़ छोड़ दिया और उसको नेचुरली पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारे हाथों से कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हो जाएगा उनका सेल्फ पॉलिनेशन। और फिर ये है हमारी स्टेप नंबर 3। ठीक है, अभी देखो जैसे जैसे आगे आगे जनरेशन बढ़ने वाले हैं F1, F2, F3, सो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रीवियस वाले जनरेशन होता है उनका अगर सेल्फिंग हो रही है, सो उनके सेल्फिंग से जो भी आगे प्रोड्यूस हो रहा है वो आने वाला जनरेशन या फिर आने वाली फिलियल जनरेशन होती है, जिसको हम F1, F2, F3, F4 ऐसे सीरियली बोलने वाले हैं। ओके, ठीक है, F1 जनरेशन अगर इनका सेल्फिंग हुआ तो हमें जो मिल रहा है वो है हमारा F2 जनरेशन। अगर F2 का सेल्फिंग अलाउ किया देन F3, F3 का सेल्फिंग अलाउ किया इट विल बी F4। ठीक है, ऐसे ये सीक्वेंस में आगे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये था स्टेप नंबर 3। नाउ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी हमने ये देखा था मोनो, जिसका मीनिंग क्या होता है, 1। हाइब्रिड मीन्स जहां पे हमने क्या किया है, आर्टिफिशियली क्रॉस। आर्टिफिशियली क्रॉस किया है। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम इस मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा था हमने डेफिनेशन के टाइम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मीन्स इसके अंदर क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसके अंदर होता है सिर्फ कोई एक ट्रेट, कोई एक कैरेक्टर के बारे में ही अगर हम स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी एक कैरेक्टर के लिए हम क्रॉस कर रहे हैं, उसको कहेंगे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अभी फर्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए ट्रेट लिया गया था हाइट का। ओके, हाइट। अभी हाइट में कौन से कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है, अब देखो हाइट एक तो हो सकती है
टॉल या हो सकती है डॉर्फ। डॉर्फ के लिए हम टी को ही यूज करेंगे बट वो होगा स्मॉल टी। अभी डॉर्फ, डॉर्फ का मीनिंग क्या होता है? जिसकी हाइट कम है, ठीक है, हाइट जिसकी कम है उसको बोलते हैं डॉर्फ। मराठी में उसको बहुत अच्छा वर्ड है, वेरी नाइस वर्ड विच आई रियली लाइक, दैट इज बुट्टा या फिर बाटुक। ओके, सो ये क्या होता है? अगर हाइट कम है उसको बोलते हैं डॉर्फ, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ हाइट को कंसीडर किया गया है प्लांट के। प्लांट में भी किसका हाइट देख रहे हैं हम? स्टेम का। प्लांट की हाइट उसके स्टेम से ही डिटरमाइन होती है, स्टेम, ठीक है। अभी कंसीडर कर लो कि ये कोई खूबसूरत सा नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा एक मटर का प्लांट है। हाँ, थोड़ा सा वियर्ड है बट यू जस्ट टेक इन द माइंड कि ये है कोई मटर या फिर वटाने का प्लांट। ऐसे कहीं तो उसके फ्लावर वगैरह कुछ तो हो गए। यहाँ पे सपोज ये ऐसे पॉड है, मतलब ये मटर आ गए हैं। सो इस खूबसूरत से प्लांट की हाइट, ये कंप्लीट हाइट है, ठीक है। आप समझ लो कि ये टॉल है, सो ये है टी। अगर यही एक प्लांट है, ये भी समझ लो कि अपने वटाने का ही प्लांट है, दैट इज मटर, और इसकी हाइट कम है, ये हो गया स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, एक ही कैरेक्टर है भैया। अभी हमें यहाँ कुछ लेना देना है नहीं कि उसके पॉड कैसे है, उसके सीड की कलर कैसा है या फिर शेप कैसा है। अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं उसकी कोई एक ही कैरेक्टर या फिर कोई एक ही ट्रेड जो है हाइट। सो इस वाले क्रॉस में हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं और वो है इस प्लांट की हाइट। दैट्स वाई इसको कहेंगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ इसके जो स्टेप 1 थे, स्टेप 1 में मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले प्योर टॉल पी प्लांट को सेलेक्ट किया एज अ फीमेल पेरेंट, ठीक है। कैपिटल टी को सेलेक्ट किया है एज अ फीमेल पेरेंट, एंड उसके बाद में अभी फीमेल पेरेंट तो हो गया, देन डॉर्फ पी प्लांट को सेलेक्ट किया है एज अ मेल। अभी क्रॉस करने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों भी मस्ट है। सो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में टॉल था फीमेल प्लांट एंड डॉर्फ था मेल प्लांट। उसके बाद में क्या हुआ? ही कंफर्म दैट दे आर ट्रू ब्रीडिंग। अभी हमने ट्रू ब्रीडिंग में क्या देखा था कि वो सेल्फिंग हो रहा है उनका एटलीस्ट 3 जनरेशन के लिए, उसको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। सो मेल एंड फीमेल प्लांट अभी सेलेक्ट कर लिए हैं और उनका ये मतलब ये मेक श्योर किया है कि ये जो ऑलरेडी सेलेक्टेड प्लांट है ये कैसे है? प्योर लाइन है, मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन किया हुआ है इन्होंने 3 जनरेशन के लिए, ठीक है। ऐसे ही प्लांट को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। चलो अभी ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1 कि हमने क्या किया? पेरेंट्स को सेलेक्ट कर दिया। एंड देन स्टेप नंबर 2 आता है कि यहाँ पे हमें करना है इनका आर्टिफिशियल क्रॉस, ठीक है। जो भी हमने पेरेंट्स सेलेक्ट किए हैं इनका हमें क्या करना है? आर्टिफिशियल क्रॉस करना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे ऐसा आ सकता है कि दोनों को जब हम क्रॉस कर रहे हैं, ओके, हाइटेड एंड शॉर्ट, सो इन दोनों का मिक्सिंग होने के बाद जो जनरेशन आ रही हो सकता है वो इंटरमीडिएट हो, ना ही काफ़ी हाइटेड और ना ही काफ़ी डॉर्फ, इंटरमीडिएट हो। ऐसा भी एक उनको लगा था कि ऐसा हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी थी कि जो 50% जनरेशन है वो क्या होने वाली है? टॉल, और जो 50% है वो डॉर्फ होगी। तो ये तीनों भी थे उनके, एक उन्हें ऐसा लगा था कि शायद ऐसा मिलेगा हमें F1 जनरेशन में अगर हमने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो। बट अब आइए देखते हैं हुआ क्या है। अभी जब ये देखो, अभी यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, अब हमें मिल गई है हमारी F1। अभी F1 में क्या हुआ था? यस, F1 में जैसे उन्हें फर्स्ट लगा था ऑल देर, वहां पे हर कोई कैसा था? टॉल, दैट इज कैपिटल टी। ओके, वहां पे था कैपिटल टी। ठीक है, जो भी रिजल्ट आया वहां पे सब थे कैपिटल टी, जिसका मतलब क्या है? टॉल। अभी वापस से भाई सवाल आ गया ना
कि अगर हमारे पास दोनों भी थे, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी दोनों भी थे हमारे पास, फिर गया कहाँ? डोमिनेंट वाला तो आ गया, बट रिसेसिव वाला कहाँ गया? ठीक है, अभी वापस से इनका सवाल वापस से चालू हो गए कि भाई डोमिनेंट जो था वो आ तो गया, बट रिसेसिव वाला फिर कहाँ गया? ठीक है, नहीं तो आया वो सही बात है, बट वो गया कहाँ? ठीक है, अभी उन्होंने वही किया था इस मोनोहाइब्रिड में भी। सबसे पहले प्योर पेरेंट्स का सिलेक्शन किया, फिर उनके सीड्स को कलेक्ट करके उनको आर्टिफिशियली क्रॉस किया, उसको सो किया, और फिर सो किया मीन्स उनको ज़मीन में बो दिया। फिर ज़मीन में बो देने के बाद जो भी उनका जनरेशन आया था वो था हमारा F1 हाइब्रिड। सो ये थे स्टेप मोनोहाइब्रिड के। अभी वापस से उन्हें वापस से सवाल आ गया कि चलो जो भी आने वाला है वो आ तो गया F1 जनरेशन में, सबके सब प्लांट्स टॉल तो हो गए, बट फिर डॉर्फिज्म कहाँ गया? वेयर द डॉर्फनेस गॉन? डॉर्फनेस गया तो कहाँ गया? ठीक है, अभी उन्होंने क्या किया था? फिर नेचुरल सेल्फिंग अलाउ की उन्होंने वापस से F1 ऑफस्प्रिंग की, फिर उन्हें कलेक्ट किया, शो, फिर अभी वापस से उसको सो किया, फिर अभी वापस से जो प्लांट आए वो उसमें कुछ कुछ प्लांट्स थे जो डॉर्फ थे। समझ में आ रहा है आपको? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था? पहले तो हमने सिलेक्शन किया प्लांट्स का जो कि प्योर थे हाइट में या फिर हाइट वाले ट्रेट में। सो यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया था? कैपिटल टी वाला, मतलब जो टॉल था वो था हमारा फीमेल प्लांट और जो डॉर्फ था वो था हमारा मेल प्लांट। अभी इन दोनों का क्रॉस किया और इन दोनों का क्रॉस करने के बाद हमें मिलता है हमारा F1 जनरेशन। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या मिला है? हमारा F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन मिल गया। सो अभी यहाँ पे अलग अलग उन्होंने सोच के रखा था कि हो सकता है कि पूरे टॉल आए, हो सकता है कि पूरे डॉर्फ आए, हो सकता है कि आधे टॉल आधे डॉर्फ, या फिर हो सकता है कि इंटरमीडिएट हाइट वाले पूरे आ जाएंगे हमारे F1 जनरेशन में। बट जब F1 जनरेशन हुआ है हमारे टॉल एंड डॉर्फ का, टॉल को जब क्रॉस किया गया डॉर्फ के साथ, ठीक है, सो जो रिजल्ट आया या फिर जो हमारा F1 जनरेशन आया था वो F1 जनरेशन कैसा था? इट वॉज कम्प्लीटली टॉल, वो पूरी तरह से सिर्फ टॉल ही था। इसका मतलब अब ये तो सिंपल है, देखो टॉल क्या था हमारा? डोमिनेंट था, इसलिए वो डोमिनेंट वाला जो टॉल है वो पूरे F1 जनरेशन में आया, और पूरी F1 जनरेशन हमारी कैसी थी? हाइट वाली थी, उसमें डॉर्फ तो कोई भी नहीं था। अभी वापस से इनको कंफ्यूजन हो गया कि अरे भाई ये तो टॉल और डॉर्फ दोनों थे, टॉल तो आ गया, डॉर्फ पता नहीं कहाँ चला गया। सो ये वापस से क्वेश्चन आया। फिर उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया और जो हमारा F1 जनरेशन था उस F1 जनरेशन का उन्होंने सेल्फिंग अलाउ किया। ठीक है, नेचुरल। स्टेप 3 में उन्होंने क्या किया? जो हमें F1 जनरेशन मिला था, F1 जनरेशन में एक बात याद रखो, F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स थे वो सब टॉल थे। ठीक है, उनमें पूरी तरह से डोमिनेंट कैरेक्टर जो था टॉल वाला वो एक्सप्रेसिव था। अब उस जनरेशन का क्या हुआ? वापस से सेल्फिंग किया गया स्टेप नंबर 3 में, और वहां से हमें मिला फिर हमारा आने वाला F2 जनरेशन। ठीक है, फिर वहां पे उन्होंने सेल्फिंग किया, उसके सीड्स कलेक्ट किए और उसको सो किया, उसे जमीन में बो दिया, और जो आने वाला प्लांट था उसमें क्या होता है ये देखने के लिए मेंडल काफी एक्साइटेड थे। सो उन्हें ये पता चला कि अब इसके बाद जो आने वाली जनरेशन है, इस जनरेशन में डॉर्फिज्म वापस से आ गया। लो भाई, F1 जनरेशन में तो कोई भी डॉर्फ नहीं था, फिर F1 का जब सेल्फिंग अलाउ किया तो आने वाला जो F2 जनरेशन था, सो F2 जनरेशन में तो डॉर्फिज्म वापस से आ गया। ये कैसे होता है? ये वापस से क्वेश्चन आ गया। अभी इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने काफी मेहनत की आगे कि वो रीअपियर कैसे होता है। सो F2 जनरेशन में उन्हें ये पता चला कि जो हमारा रेशो होता है वो रेशो होता है 3:1। ठीक है, अभी सबसे पहले तो उन्हें क्या लगा था कि ये शायद डोमिनेंस इसलिए हुआ है क्योंकि फीमेल टॉल थी F1 जनरेशन में। ठीक है, हमें F1 जनरेशन कैसा मिला था? पूरा टॉल था।
अभी उन्होंने ये सोचा कि शायद F1 जनरेशन इसकी वजह से टॉल आया है क्योंकि हमने F1 जनरेशन के लिए जो पेरेंट यूज किया था उस पेरेंट में जो फीमेल पेरेंट थे वो फीमेल हमारे थे टॉल, और जैसे कि पता होता है फीमेल हमेशा डोमिनेटिंग होती है। सो फीमेल टॉल होने की वजह से शायद हमारा F1 जनरेशन पूरा ही टॉल हो गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस ही प्रोसीजर को वापस से ट्राई किया, बट उन्होंने पेरेंट्स को रिवर्स किया। जैसे फीमेल अब उन्होंने ले लिया था स्मॉल टी मतलब डॉर्फ, और मेल लिया था कैपिटल टी दैट मीन्स टॉल। अब वो एक्साइटेड थे कि अब क्या रिजल्ट आता है, बट इस केस में भी सेम रिजल्ट आया, जो F1 जनरेशन थी वो वापस से टॉल ही हुई। ठीक है, ओके। नाउ अभी उन्होंने सिर्फ हाइट ही नहीं, बाकी और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके सेम हमारा जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला एक्सपेरिमेंट है उसको रिपीट किया, और उन्होंने सभी में यही कुछ सेम ही रिजल्ट आया कि जो भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर था वो F1 जनरेशन में आया, देन F2 जनरेशन के बाद देन F2 जनरेशन जो भी आ रही थी उसमें जो हमारा रेसेसिव कैरेक्टर था वो रेसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेसिव था। और सभी में एक कॉमन बात उनको ये पता चली कि 3:1 रेशो में आता है हमारा डोमिनेंट टू रेसेसिव। मतलब अगर 4 प्लांट है तो 4 प्लांट में से 3 प्लांट्स जो हो गए उसमें डोमिनेंट फीचर जो है हमारा वो आने वाला है, बट जो कोई एक सिंगल प्लांट होगा उसमें हमारा जो रेसेसिव ट्रेट है वो भी अपीयर होगा। सो ये उन्हें पता चला उनके फर्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जो उन्होंने 7 डिफरेंट फीचर्स या फिर 7 डिफरेंट ट्रेट्स लेके करे थे। सो अभी इसी चैप्टर को हम आगे लेके जाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स।